हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एलिन अपनी दोस्त क्रिस्टी के साथ मॉस्को के विंडी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी एलिन अपने लिए एक बहुत सुंदर वेलेट का कोट हैंगर में से निकालती है और क्रिस्टी को दिखाते हुए बोलती है, क्रिस्टी, लुक एट दैट यार, कितना ब्यूटीफुल कोट है ये। मुझ पर अच्छा लगेगा ना? अरे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जल्दी से चार्ली के लिए भी एक ऐसा ही कोट ले लेती हूँ। सेम टू सेम कलर मिल जाए ना तो बस मजा ही आ जाएगा। वहाँ देखो, उस रो में है शायद। ओह यस, जल्दी से अब बिलिंग करवा लेते हैं। इतना कहकर दोनों बिलिंग काउंटर पर जाती हैं और जल्दी से शॉपिंग किए कपड़ों की बिलिंग करवाकर मॉल से बाहर निकलती हैं। जैसे ही दोनों बाहर आती हैं, तो एलिन देखती है कि चार्ली हाथों में गुलाब का बुके लिए खड़ा है। एलिन को देखकर वो उसके पास जाता है और उसके हाथ पर किस करता है, जिसके बाद वो उसे बुके देकर बोलता है, ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर माई ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक्स चार्ली, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? डार्लिंग, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए आ गया। रियली? आई लव यू बेबी। आई लव यू टू माई लाइफ। मैं भी हूँ यहाँ। हाय चार्ली। हेलो क्रिस्टी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों एंजॉय करो। इतना कहकर क्रिस्टी वहाँ से चली जाती है और चार्ली एलिन का हाथ पकड़ के उसे कार की तरफ लेके जाता है। एलिन और चार्ली कार में बैठ जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद चार्ली उससे बोलता है, बेबी, बैक सीट में गिफ्ट रखा है, जरा देखो खोलकर कैसा है। सच में? अभी देखती हूँ। इतना कहकर एलिन बैक सीट से गिफ्ट उठा लेती है और जल्दी से उसे ओपन करती है और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत विंटर कोट निकलता है, जिसे देखकर एलिन बहुत खुश होती है और बोलती है, ओह चार्ली, ये कितना ब्यूटीफुल है, थैंक यू। डार्लिंग, जब तुम इस कोट को पहनोगी ना तब ये ज्यादा सुंदर लगेगा, देखना। इसके बाद दोनों अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता है और मॉस्को में ठंड बढ़ जाती है। बढ़ती ठंड के साथ एलिन का कोट पहनने का क्रेज भी बढ़ता जाता है और वो आए दिन मार्केट से नए नए कोट लाती रहती। एक दिन एलिन अपने घर में बैठी ऑनलाइन विंटर कोट्स को चेक कर रही होती है। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर विंटर कोट नजर आता है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, वाओ वाओ, मुझे भी यही विंटर कोट चाहिए। इसका लुक कितना ऑसम है, पर इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। प्राइस गया भाड़ में, मुझे ये कोट चाहिए तो मतलब चाहिए। पूरे मॉस्को में मुझसे ज्यादा फैशनेबल कोई नहीं होगा। अब से मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया विंटर कोट लूंगी और कलेक्शन बनाऊंगी, और जब भी पहनकर बाहर निकलूंगी ना तो लोग मेरे कोट की और मेरी ब्यूटी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। ऐसे ही एलिन अपने लिए कोट को ऑर्डर कर देती है, जिसके कुछ दिन बाद उसका विंटर कोट आ जाता है और वो उसे पहनकर चार्ली से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे देखकर बोलता है, वाओ, बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम, और तुम्हारा कोट भी बहुत सुंदर लग रहा है। डार्लिंग, कितने का लिया? ज्यादा नहीं, बस 5000 का। इतना महंगा कोट? डार्लिंग, इतनी महंगी कोट की क्या जरूरत थी? नीड थी चार्ली। यू नो ना कि मैं फैशन को लेकर कितनी ज्यादा अपडेट रहती हूँ। ये सब करना तो बनता ही है, और ये कुछ भी नहीं है। अब तुम देखना, मैं तो इससे महंगे महंगे विंटर कोट लूंगी। पर डार्लिंग, जितना पैसा तुम इन सब पर लगा रही हो, इससे अच्छा तो कोई और चीज ले लो, वो तुम्हारे काम आ जाएगी। इतने महंगे महंगे कोट से तो अच्छा ही होता। देखो, तुम्हें अगर नहीं दिलाने हैं ना तो साफ मना कर दो। कम से कम ऐसे बेहुदा से सलाह तो मत दो। अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? तुम जानती हो ना गुस्से में तुम कितनी प्यारी लगती हो। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? डार्लिंग, सच बोल रहा हूँ, बस तुम गुस्सा मत हुआ करो। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ शॉपिंग पर और दिलाओ मुझे विंटर कोट। फंस गया अब तो। शॉपिंग नहीं करवाई तो मेरी जान ले लेगी ये। ये बोलकर चार्ली एलिन को अपने साथ एक मॉल में ले जाता है, जहाँ वो कैप, फ्रॉक, पी, रैप, प्रिंसेस स्विंग, कार, रेफर टाइप के अलग अलग डिजाइन के कोट खरीदती है और चार्ली का खूब खर्चा करवाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब एलिन का कोट को लेकर क्रश और बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन क्रिस्टी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, जहाँ वो देखती है कि एलिन ने अपने सामने बहुत सारे विंटर कोट को निकालकर सजाया हुआ है और कई ऐसे कोट भी हैं जिसे आज तक उसने पहना ही नहीं था।
ये सब देखकर क्रिस्टी उससे बोलती है। अरे एलिन, ये सब क्या है? तूने क्या सेल लगानी है कोट की? अरे नहीं यार, मैं तो बस देख रही हूँ कि मेरे पास कितने विंटर कोट हैं। इतनी है कि आधा मॉस्को पहन ले। अरे यार, जो पुराने हो गए हैं ना, उनको निकाल के अलग कर दूंगी। यार, इसमें से तो ऐसे कितने हैं जिन्हें तूने पहना भी नहीं है, फिर उनका क्या करेगी? यार ओल्ड फैशन हो गए हैं, कौन पहनेगा उसे? मैं तो कभी नहीं पहनूंगी। यार, इनका प्राइस देख, कितने महंगे हैं। इन्हें क्या तूने बस अपने पैसे खराब करने के लिए लिया था? देख यार, पैसा खराब हो या फिर चीज खराब हो, एलन को जब एक बार कोई चीज पसंद आ जाती है ना, तो वो उसे लेकर ही दम लेती है। फिर चाहे मैं उसे पहनूं या ना पहनूं, वो रखी रखी खराब ही क्यों ना हो जाए, मुझे लेनी है तो मतलब लेनी है बस, और मेरा शौक पूरा होना चाहिए। देखना, एक दिन तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि कपड़ों का क्या मोल होता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मॉस्को में क्रिसमस के त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूरा मॉस्को चमचमाती हुई लाइट से जगमगाने लगता है। सभी लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री रखते हैं और घरों को सजाते हैं। क्रिस्टी, एलिन और चार्ली भी क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं। तीनों मिलकर बारी बारी अपना अपना घर सजाते हैं, जिसके बाद तीनों मिलकर शॉपिंग पर जाते हैं, जहां हमेशा की तरह एलिन अपने लिए कोट खरीदती है। तीनों शॉपिंग करके वापस घर आ ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनको ठंड में कपकपाती हुई गरीब माँ और बेटी दिखाई देती है, जिनके बदन ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, पर उनके चेहरे पर क्रिसमस की खुशी थी। दोनों के पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री था, जिसे वो कुछ सादे फूल और पत्तों से सजा रही थी। उन्हें देखकर एलिन को बहुत बुरा लगता है। तभी क्रिस्टी उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलती है। देख एलिन, उस दिन तू कितने कपड़े यूं ही फेंक रही थी, पर इनको देख, इनके पास एक भी कपड़ा नहीं है खुद को ठंड से बचाने के लिए, पर फिर भी ये खुश हैं। इनकी भी तो कोई जिंदगी है। अगर तू उन कपड़ों को फेंकने की जगह इन लोगों को दान दे देती तो कितना भला हो जाता है इनका। ये बात तूने कभी सोची है? जितना पैसा तूने इन कपड़ों को खरीदने में लगाया है, उससे ज्यादा तो तुझे दुआ मिल जाती इनकी। हाँ एलिन, क्रिस्टी बिल्कुल सही कह रही है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नए नए विंटर कोट पहनने का शौक है, पर तुम्हारे पास इतने कोट हैं कि तुम्हें खुद नहीं पता कि कौन सा तुमने पहना है और कौन सा नहीं। सही कह रहे हो तुम दोनों। मुझे आज समझ आया कि कपड़े की क्या कीमत होती है। जिसके पास बदन ढकने को कपड़ा नहीं है, कोई उससे पूछे ना कि इसकी कीमत क्या होती है, और मैं पागल उस दिन बिना सोचे समझे ही ऐसे ही सारे कपड़े फेंके जा रही थी। लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद अपने शॉपिंग बैग में से वो 2 विंटर कोट निकालती है और उन माँ बेटी को दे देती है। साथ ही उनको क्रिसमस भी विश करती है, और दोनों के चेहरे की खुशी देखकर एलिन को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद तीनों घर चले जाते हैं और अगले दिन क्रिसमस ईव पर एलिन सेंटा बनकर सभी गरीबों के घर जाती है और उनको विंटर कोट और गिफ्ट देती है। चार्ली और क्रिस्टी भी उसकी इस काम में मदद करते हैं। जिसके बाद सब मिलकर क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, और साथ ही एलिन को ये भी समझ आ जाता है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें लेनी चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने अपने 3 बेटे सूरज, सूर्य और सुयश के साथ रहती थी। सूरज, सूर्य और सुयश तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स थी, जिनका नाम था सीता, सिया और सुनीता। तीनों भाई एक दिन सबसे छुपते छुपाते अपने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं, जहां सूरज अपनी गर्लफ्रेंड सीता के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य अपनी गर्लफ्रेंड सिया के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर सुयश अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही सुयश सूरज को देख लेता है, तो वहीं सूरज सूर्य और सुयश को देख लेता है, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं। जिस पर उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स उनसे सवाल करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी माँ, अगर मुंह नहीं छुपाया ना तो राज खुल जाएंगे। जान, तुम पर्दे में किससे अपना मुंह छुपा रहे हो? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जब उठ गया तो भेद खुल जाएगा।
कैसी बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? जान, टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जान। यमराज कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी सीता बहुत ही ज्यादा खुशी से बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ? आई एम सो हैप्पी। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम तीनों फ्रेंड्स हो? हाँ, क्यों? आप तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप तीनों भी फ्रेंड्स हैं क्या? नहीं। तो आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तीनों भाई हैं। ये सुनकर सीता, सिया और सुनीता तीनों ही शॉक हो जाती है और इन तीनों को समझ आ जाता है कि ये तीनों एक दूसरे से क्यों छुप रहे थे और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अवनी उन सभी को देख लेती है और उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है, जिसके बाद पंडित जी से उनके रिश्ते की बातें करने को कहती है। ऐसे ही एक शाम जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड्स की फोटो दिखाकर उन्हें कहती है, ये देखो, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ फोटो आई हैं। तो जरा पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। हमें ये पसंद है। मुझे भी सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे माँ हूँ तुम्हारी। तीनों वो फोटोज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को पसंद कर लेते हैं। अपनी तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती है। शादी वाले दिन 3 दुल्हन मंडप में तैयार होकर आती हैं, जहां उनकी माँ मोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती है। देख मेरी बच्ची, अब यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं कोई कमी मत आने देना। अरे बेटिया सुन तो, पति परमेश्वर होता है और हमेशा तो उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी, ताकि कल को हमारे पास कोई शिकायत ना आए। हम समझ गए माँ। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपका हमेशा नाम ऊंचा रखूंगी। मैं भी अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निश्चिंत रहिए माँ, मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल लूंगी सारी जिम्मेदारी। तीनों माएं अपनी अपनी बेटियों को अच्छे से सारी बातें समझाकर घूंघट करवाकर मंडप पर ले जाती हैं, जहां पर वो तीनों भाई सेहरा डालकर अपनी अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि तीनों दूल्हों और दुल्हनों के कपड़े बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ जोल मोल हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज की शादी सिया से और सूर्य की शादी सुनीता से और सुयश की शादी सीता से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनकी तोते उड़ जाते हैं। लेकिन वो तीनों अपनी और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप मान जाते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो सीता। नहीं सूरज, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं सुयास की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियाँ एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती है, जिस पर एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तुम्हें अपनी बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तो आप क्या चाहते हैं? हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर जिंदगी बिताएं? मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर एक सौतन नहीं। मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। जो समझना है समझो। हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए हमारी बीवी है और कोई नहीं। अरे कैसे बेटी हैं आप? आपको सिर्फ अपना अपना
बल्कि अपनी माँ का प्यार नहीं नजर आ रहा। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बनी रहेंगी। हम कभी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगी। इसी तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बन जाती हैं। लेकिन समय के साथ तीनों ही अपने अपने पतियों को अपना लेती है, लेकिन वो तीनों भाई अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और कुछ समय यूं ही बीत जाता है, जिससे तीनों भाई एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। दूर रह मुझसे, अब अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी है तो आप ये मत भूलिए कि मेरी गर्लफ्रेंड भी अब सूर्य भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है और अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर अवनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा अपनी माँ को माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मेरे हाथ से 6 जिंदगियां बर्बाद ना होती। अरे मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहुओं ने मेरी बेटी बनकर मेरे घर की इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए। अरे भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं ये लोग। अरे जब शादी हो ही गई है तो इसे मानने में ही भलाई है। अरे लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपने से लड़ो। माँ जी सही कह रही है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद वो तीनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर हनीमून के लिए लंदन जाते हैं और फिर अपने अपनी जिंदगी में खुशहाल रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।